स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों सब्जेक्ट मतलब कि VB.NET और C++ दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक आप आगे प्रोग्रामिंग भी अच्छे से नहीं समझ सकते। वैसे आपने बुक में देख ही लिया होगा सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को और अच्छे से समझाने की। चलिए जान लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट है जो कि हम समझने वाले हैं। पहला है ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है क्लासेस, तीसरा है डाटा एब्स्ट्रैक्शन और उसके बाद चौथा है डाटा एनकैप्सुलेशन। उसके बाद देख लेते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, छठा है पॉलीमॉर्फिज्म, सातवां है मॉड्यूलरिटी, आठवां है डायनेमिक बाइंडिंग और नौवां और लास्ट है मैसेज पासिंग। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही कठिन वर्ड्स जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ना उनका जो डिटेल है, उनका जो अर्थ है, उनके इस वर्ड में ही छिपा हुआ है। अब क्या है, बुक में बहुत लंबा लंबा क्या है पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन यदि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अपने लैंग्वेज में समझेंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि जो बुक में दिया है उसको मैंने भी स्टडी किया है, वो समझने के लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरीके से समझ सकें। और जो एग्ज़ाम आपका होगा भी VB.NET का हो या फिर C++ का, इन सारे कॉन्सेप्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो हर कॉन्सेप्ट से 2 या 3 जो क्वेश्चन है वो बनता है एग्ज़ाम के लिए, तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे भी आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से हल कर सकें। चलिए जान लेते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि है ऑब्जेक्ट्स का। अब जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट्स आप किसी भी एक वस्तु या चीज़ को बोल सकते हैं जो आपके आसपास है। देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, आधारभूत रन टाइम तत्व होते हैं। अब यहाँ से समझना यदि कठिन लग रहा है तो इसको हम एक उदाहरण से और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, आप सभी को पता है जब भी आप एक घर बनाते हैं तो घर आप किससे मिला के बनाते हैं, मतलब उसकी इकाई क्या होती है, किन चीज़ों से मिलकर आपका घर तैयार होता है। तो जैसे घर जो है ईंटों से बनता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। मतलब एक प्रोग्राम है आपका घर और ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी ईंट। मतलब ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं मिल करके क्या बनाएंगे, प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। जैसे आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि कोई भी तत्व या फिर कोई भी वस्तु जो है छोटे छोटे कणों से मिल करके बनती है, जिनको आप परमाणु बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स जो है प्रॉपर्टी, डाटा और मेथड्स को अपने अंदर रखता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी तत्व का जो गुण होता है, सारे गुण उसके परमाणु में होते हैं, उसी प्रकार से जो एक प्रोग्राम होगा उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, मेथड, ये सारी चीज़ें होती हैं और वही किस में होता है, ऑब्जेक्ट्स में। जैसा कि परिभाषा में भी आप देख रहे होंगे लिखा है ऑब्जेक्ट्स आधारभूत तत्व होते हैं, क्योंकि इन्हीं पे आधारित होता है। ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टेंट होता है, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में आता है ये, और इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे जब क्लास के बारे में जानेंगे। चलिए दूसरा जान लेते हैं। दूसरा है क्लासेस। अब क्लास क्या होता है, क्लास जो है समान गुण वाले ऑब्जेक्ट्स का समूह है, या फिर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, क्लासेस का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे सभी ऑब्जेक्ट्स के पास समान गुण होते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टीज, मेथड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक क्लास है हमारा कार और दूसरा क्लास है बाइक।
अब कार के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे? सिंपल सी बात है, कार क्लास का नाम है तो उसके अंदर कारें ही तो होंगी। और जैसे बाइक आपका क्लास है मान लीजिए, तो उसके अंदर बाइक ही आएगी। अब मान लीजिए इनमें से एक बाइक को आप कार वाले क्लास के अंदर रख देंगे, मतलब दूसरे गुण वाले ऑब्जेक्ट को आप दूसरे क्लास में रख देंगे, तो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। जैसे आप भी जानते हैं जो तत्व होते हैं ना, वो भी एक समान परमाणुओं से मिलकर ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक तत्व है सोना, आप उसमें तांबा नहीं मिला सकते, मिलाएंगे तो वो फिर शुद्ध सोना नहीं रह पाता। ठीक उसी प्रकार क्लास भी है। तो क्लास क्या है? क्लास जो है एक समान गुण वाले ऑब्जेक्ट्स का समूह है। तो आशा है ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट और क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? एक इकाई होता है किसी भी प्रोग्राम का। और क्लासेस क्या हैं? सेम जो प्रॉपर्टीज़ वाले, सेम मेथड वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनका समूह होता है क्लास। तीसरा देख लेते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़रूरी विशेषताओं को दर्शाना तथा जो विशेषताएं दिखाने की ज़रूरत नहीं है उनको छिपा देना। अब क्यों छिपाना? सिंपल सी बात है, यदि आप जो दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसको नहीं छिपाएंगे तो हो सकता है वो नष्ट हो जाए या फिर चोरी हो जाए। मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको। सामने देखिए एक कार दिख रही है आपको, लेकिन इस कार में क्या है, उसके सारे पार्ट्स भी आपको साथ में दिख रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए, जब आप कार में बैठते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें कार की आपको दिखाई देंगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, जो छिपी रहती है कार के अंदर। उदाहरण के लिए आपको कार का स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि एक ड्राइवर के लिए इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। उनको बिना देखे वो चला नहीं सकता कार को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कार में छिपी हुई होती है, जैसे उसका इंजन छिपा रहता है, जो केबल्स हैं, जो वायर्स हैं, या फिर मशीन का जो दूसरा हिस्सा है वो छिपा रहता है। क्यों छिपाया जाता है उसको? क्योंकि उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना दिखाने की ज़रूरत है उतना ही दिखाया जाता है कार में। क्यों? मान लीजिए केबल्स और इंजन्स वगैरह भी दिखता रहेगा बाहर से, तो हो सकता है कि वो नष्ट हो जाए, खराब हो जाए या फिर चोरी हो जाए। सेम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी होता है कि जो डाटा या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो दिखाना ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता है। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर डेटा हैं उनको छिपा के रखना पड़ता है। ये इसका फीचर भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि इसको और बेहतर बनाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सारे ऑप्शन। चलिए जान लेते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आपका डाटा एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब होता है डाटा और फंक्शंस को क्लास में कवर करना। सिंपल है? नहीं है? चलिए समझते हैं। अच्छा, एनकैप्सुलेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है कैप्सूल का। अच्छा, क्या आपको पता है कैप्सूल क्या होता है? ज़रूर पता होगा, मेडिसिन में आपने यूज़ भी किया होगा इसका, मतलब दवाई के रूप में आपने लिया भी होगा। देखिए, एक कैप्सूल कुछ इस तरीके का होता है। अब बताइए जो कैप्सूल है क्या काम आता है? सिंपल सी बात है, मेडिसिन को कवर करने का। यदि कवर करके नहीं रखा जाएगा मेडिसिन को, तो उसके अंदर जो मेडिसिन है ना, हो सकता है कि जल्दी ख़राब हो जाए। इसीलिए मेडिसिन को क्या किया जाता है, कैप्सूल में कवर करके रखा जाता है, ताकि इस कैप्सूल को जो भी जिसको भी ज़रूरत है वो ले सके। ठीक इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में भी होता है डाटा एनकैप्सुलेशन में। मतलब कि एक क्लास जो होता है उसके अंदर आपको पता है ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डाटा, फंक्शन, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें। तो उसको यदि आप कवर करके नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है? हो सकता है वो नष्ट हो सकता है। अब इसके द्वारा ऑब्जेक्ट का डाटा तथा मेथड जो है
बचाया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, मतलब सेफ रखा जाता है इनकैप्सुलेशन के द्वारा। पांचवा देख लेते हैं इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिट करना, इसको अच्छे से समझते हैं। इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स दूसरी क्लास की विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या ले सकता है, उसका प्रॉपर्टी ले सकता है। चलिए सामने देखिए, आपको एक महाशय का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इनका नाम है पीके और ये बताएंगे आपको इनहेरिटेंस का मतलब। आपने पीके मूवी ज़रूर देखी होगी, उसमें एक खास बात होता है ये जो पीके हैं उनका, कि ये जो है किसी का भी हाथ पकड़ करके बिना इंटरनेट के उसके सारे डाटा को अपने अंदर ला सकता है। मतलब जो भी चीज़ें सामने वाले के ब्रेन में हैं, मेमोरी में स्टोर है, उसको एक्सेस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में भी होता है इनहेरिटेंस में, जिसमें एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के या दूसरे ऑब्जेक्ट के विशेषताओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उदाहरण से मैं समझाऊंगा आपको। पहला है क्लास ए, दूसरा है क्लास बी। मान लीजिए क्लास ए जिसने पढ़ाई की है इंग्लिश मीडियम स्कूल से, तो उसको क्या याद है, ABCD। जबकि जो क्लास बी है वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो उसको क्या क्या याद है, क ख ग और घ। अब होता क्या है, क्लास बी जो है क्लास ए का जो प्रॉपर्टी है, मतलब डाटा ले लेता है अपने अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, क ख ग घ तो पहले से है और एक्स्ट्रा क्या आ गया, ABCD, क्योंकि इसने ले लिया किससे, क्लास ए से। तो याद रखिए जो दूसरे क्लास से डाटा लेता है उसमें खुद का और नए क्लास का भी डाटा आ जाता है। अब जो क्लास डाटा देता है उसको पेरेंट क्लास या बेस क्लास बोलते हैं, जबकि जो क्लास डाटा लेता है, इनहेरिट करता है, उसको चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पेरेंट क्लास किसको बोलते हैं या फिर चाइल्ड क्लास किसको बोलते हैं, या फिर पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। याद रखिएगा रीयूज किया जा सकता है इनहेरिटेंस से, मतलब आपने एक बार प्रॉपर्टीज या मेथड रख लिया किसी ऑब्जेक्ट में, उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं। छठा है पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल से भाषा में इसका मतलब होता है नाम एक रूप अनेक, मतलब एक नाम लेकिन काम बहुत सारे। क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो एक तरह के फंक्शन का यूज तो करते हैं किंतु व्यवहार अलग अलग कर सकते हैं। ये भी एक फ़ायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि फंक्शन जो है सेम रखे लेकिन व्यवहार जो है अलग अलग कर सके। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा झंडू बाम का, बोला जाता है ना, एक बाम तीन काम, सर्दी सरदर्द बदन दर्द तीनों के लिए काम आता है, ऐसे करके। उसी प्रकार से पॉलीमॉर्फिज्म का गुण भी है, मतलब कॉन्सेप्ट भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिससे एक ऑब्जेक्ट जो है फंक्शन सेम यूज करता है लेकिन व्यवहार जो है अलग अलग कर सकता है, मतलब कि अलग अलग काम भी कर सकता है। नाम से भी अच्छे से पता चल रहा होगा पॉली यहाँ पे ऐड हुआ है। यदि आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, तो आप और अच्छे से भी समझ सकते हैं उसको। देख लेते हैं सातवां कॉन्सेप्ट मॉड्यूलरिटी का। ये होता है एक प्रोग्राम को अलग अलग भागों में बांट कर प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया। सिंपल है, मॉड्यूल मतलब अलग अलग उसको तोड़ना। अब इसको समझेंगे हम एक कहानी से। मान लीजिए एक घर था जिसमें 3 लड़के थे। अब उनको उनके फैमिली वालों ने बोला कि आप तीनों को मिलकर क्या बनाना है, रोटी बनाना है, और वो घर से बाहर चले गए। अब बचे ये तीनों लड़के जिनको बनानी क्या थी, रोटी। इन्होंने एक आइडिया लगाया और इन्होंने रोटी बनाने की पूरी प्रक्रिया 3 भागों में बांट ली। पहला जो लड़का था उसको काम दिया गया कि उसको आटा गूंथना है, दूसरे लड़के को काम दिया कि उसको रोटी बेलना है, और तीसरे लड़के का काम था कि उसको रोटी बनाना था। ठीक है, अलग अलग। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि किसी भी एक बंदे पे जो है प्रेशर नहीं पड़ा इससे, और सभी को अपना अपना काम करना पड़ा, जिससे हुआ क्या, ये उस काम में एक्सपर्ट भी हो गए और अच्छे से करना भी इन्होंने सीख लिया, और इनका काम भी बहुत ही आसान हो गया। एक और फ़ायदा, मान लीजिए इस प्रोसेस में इनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो इनके घर वाले आसानी से पता कर सकते हैं कि किसकी गलती है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए रोटी सख्त बनती है, तो आप बता सकते हैं कि जो पहला वाला लड़का है उसने आटा अच्छे से गूंथा नहीं होगा। या फिर मान लीजिए रोटी गोल ना बन करके किसी दूसरे शेप का बन जाती है, मान लीजिए राजस्थान का नक्शा बन जाता है, तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि दूसरे लड़के की गलती होगी जिसने रोटी अच्छे से बेला नहीं होगा। और तीसरी बात, मान लीजिए रोटी ऐसी जली हुई बनती है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि जिसने रोटी बनाया है मतलब तीसरा लड़का उसने गलती की है। ठीक इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी होता है। यदि आप प्रोग्रामिंग को कई अलग अलग चरणों में डिवाइड करके बनाएं उसको, तो बनाना भी आसान हो जाता है। और जब कभी भी गलती होती है ना प्रोग्रामिंग में, मतलब एरर्स आता है, तो आप अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं कि कहाँ पे गलती है और उसको अच्छे से ठीक भी कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने उसको बांटा नहीं है, एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा वो, और आपको एरर ढूंढने में मतलब गलती ढूंढने में भी बहुत दिक्कतें आएंगी। इसीलिए यदि आप इसको बांट के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 8वां कॉन्सेप्ट है डायनेमिक बाइंडिंग का। अब बाइंडिंग मतलब एक संबंध होता है, जुड़ाव होता है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब है प्रोसीजरल कॉल को उस कोड से जोड़ना जिसे उस कॉल की प्रक्रिया एक्टिवेट करना है। अब ये भी थोड़ा कठिन ज़रूर लग रहा होगा, तो इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका दोस्त जो है बिजली विभाग में काम करता है और उसका नंबर नहीं लग रहा है, तो एक ऑफिसर है जो कि आपको कॉल करके बोलता है कि आप अपने फ्रेंड को बता दीजिए कि उनको पावर कट करना है इस एरिया का। तो आप बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ले रहा हूँ क्योंकि उसका नया नंबर मेरे पास है। अब आप क्या करते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले रहे हैं, मतलब आप बीच में क्या काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसको? अपने दोस्त को उस ऑफिसर से। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, एक कोड होता है जो कि कॉल करने की प्रक्रिया, किसमें? प्रोग्रामिंग में उसको एक्टिवेट करना होता है, तो इसके बीच में बाइंडिंग का काम करता है, मतलब जोड़ने का। लास्ट कॉन्सेप्ट है 9वां कॉन्सेप्ट मैसेज पासिंग का। ये भी बहुत ही आसान है। मैसेज पासिंग जो है संचार, संपर्क की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जानकारी लेकर और भेजकर एक दूसरे से संपर्क करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से ही है जिस प्रकार हम एक दूसरे से मैसेज में चैट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से संचार संपर्क करते हैं। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी एक दूसरे से जानकारी लेकर के आपस में संचार संपर्क करते हैं। याद रखिएगा, सी जो लैंग्वेज होता था उसमें इसमें से बहुत सारे फीचर्स नहीं होते थे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें ये सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। यदि आप सभी का होमवर्क में 3 से ज़्यादा नंबर आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को अच्छे से ये